नमस्कार। स्टेट पीजीटी कॉमर्स के पीवाईक्यू की सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो लास्ट 3 वीडियोस के अंदर हमने 10 क्वेश्चंस करके टोटल 30 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 क्या है, देखिए। कह रहा है द ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज, कि ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट है जो एटीट्यूड का, वो कौन सा है इनमें से। अफेक्टिव कंपोनेंट है, बिहेवियरल कंपोनेंट है, फीलिंग कंपोनेंट है, या कॉग्निटिव कंपोनेंट है। तो देखिए, एटीट्यूड सेगमेंट को, कंपोनेंट को हमें स्टडी करते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं ABC मॉडल। क्या बोलते हैं? ABC मॉडल। ABC मॉडल, A स्टैंड फॉर इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव कंपोनेंट, B स्टैंड फॉर बिहेवियरल कंपोनेंट, और C स्टैंड फॉर कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मीनिंग होता है कि किसी पर्सन या किसी सिचुएशन को लेके आपकी इमोशन और फीलिंग क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कि कोई पर्सन है, उसको स्नेक से डर लगता है, तो वो क्या है? इफेक्टिवनेस है। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है? कि किसी पर्सन या किसी कंडीशन के प्रति को लेके उसका बिहेवियर कैसा रहता है, तो वो बिहेवियरल कंपोनेंट है। जैसे मतलब कि वो कैसा बिहेव करता है उस कंडीशन में। जैसे किसी पर्सन को स्नेक से डर लगता है, तो जैसे ही वो स्नेक देखेगा तो दूर भाग जाएगा उससे। तो वो उसका क्या है? उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर उसका बिहेवियर है। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है? कि ये कंपोनेंट किसी पर्सन के बिलीफ या नॉलेज, ओपिनियन या इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। जब हम क्या करते हैं, किसी पर्सन या किसी कंडीशन के को लेके अपने ओपिनियन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव कंपोनेंट बोलते हैं। इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो फीलिंग कंपोनेंट है। फीलिंग कंपोनेंट क्या है? ये अफेक्टिव कंपोनेंट का एक पार्ट है। अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या आते हैं? इमोशन और फीलिंग्स ही आते हैं। तो यहाँ मेनली इन तीन में से ये कह रहा है कि ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए, इसके लिए हम समराइज करें अगर इसको, तो क्या है कि हम यहाँ लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। कंपोनेंट, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं कंपोनेंट और फोकस एरिया, कि कौन सा कंपोनेंट मेनली किस चीज पर फोकस करता है। और थर्ड, इसका एक हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोग्निटिव की। तो कोग्निटिव का जो फोकस एरिया है, मेनली किस पर फोकस करता है? बिलीफ या ओपिनियन पर ये मेनली फोकस करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मतलब कि हम बात करें कि स्मोकिंग इज डेंजरियस फॉर हेल्थ, ये किसी पर्सन का क्या है? बिलीफ या ओपिनियन है। उसके बाद में हम बात करें इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस क्या है? इसका जो इफेक्टिवनेस का जो मेनली फोकस एरिया है, वो है किसी पर्सन की फीलिंग या इमोशन। मतलब किसी कंडीशन को के अंदर उसके इमोशंस क्या होते हैं, या किसी चीज को लेके उसकी फीलिंग क्या है। तो जैसे इसके अंदर एग्जांपल की बात करें, तो किसी पर्सन का फीलिंग या इमोशन हो सकती है कि आई हेट स्मोकिंग, ये उसकी फीलिंग हो सकती है। उसके बाद में बात करें हम बिहेवियरल की, तो इसका जो फोकस एरिया होता है वो होता है एक्शन, या फिर बात करें इंटेंशन। तो इसने बात की जैसे कि कोई पर्सन किसी सिचुएशन के अंदर क्या एक्शन लेता है तुरंत, या उसकी इंटेंशन क्या होती है किसी चीज को लेके। तो जैसे इसके एग्जांपल के लिए बात करें, तो वो उसके इंटेंशन हो सकती है कि आई विल
नेवर स्मोक, कि मैं कभी स्मोकिंग नहीं करूंगा, ये उसकी इंटेंशन हो सकती है। तो जो ये गिवन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि ओपिनियन और बिलीफ जो कंपोनेंट है, एटीट्यूड का कौन सा कंपोनेंट का सेगमेंट है। तो ओपिनियन और बिलीफ जो है वो क्या है, कोग्नेटिव कंपोनेंट का एक सेगमेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, कोग्नेटिव कंपोनेंट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1992 ने किस एक्ट को रिप्लेस किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 ने को रिप्लेस किया किसने, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट या फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 को। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ए प्रिंसिपल ऑफ एलाइटेंट मार्केटिंग that require that the company seek real product and marketing improvement। ये कह रहा है कि कंपनी वास्तविक उत्पाद और विपणन में सुधार की आवश्यकता है, ये विपणन का कौन सा सिद्धांत कहता है। तो देखिए मार्केटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कंज्यूमर वैल्यू मार्केटिंग। कंज्यूमर वैल्यू मार्केटिंग जो प्रिंसिपल है, ये कहता है कि कंपनी को अपने रिसोर्सेज ऐसी जगह पर लगाने चाहिए जिससे कि कस्टमर की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके। मतलब कि कस्टमर को मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू मिल सके उस प्रोडक्ट से, ऐसी जगह पर कंपनी को रिसोर्स लगाने चाहिए ताकि वो कस्टमर लंबे टाइम तक कंपनी के साथ जुड़ा रहे। उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन है वो है कि इनोवेटिव मार्केटिंग। इनोवेटिव मार्केटिंग क्या है, ये कहता है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट के अंदर लगातार क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट या मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि वो कंपटीशन से बाहर ना हो, नए नए इनोवेशन प्रोडक्ट में लेके आने चाहिए ताकि वो कंपिटिटिव मार्केट में बना रहे। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो ये कह रहा है सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग ये कहता है कि कंपनी को अपना जो मिशन है वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि कंपनी को क्या करना चाहिए, बड़े लेवल पर काम करना चाहिए। और कंपनी का जब मिशन बड़ा होगा तो उपभोक्ता उस ब्रांड पर ज्यादा क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो उससे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। तो सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग ये कहता है कि कंपनी का जो विजन है या मिशन है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग ये कहती है कि कंपनी की सभी जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज कंपनी करती है, सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटी कंज्यूमर को मैक्सिमम वैल्यूज प्रोवाइड करवाए, कंज्यूमर को मेन फोकस में रख के वो एक्टिविटीज कंपनी को ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। कंपनी को इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि मैं जो बना सकती हूँ, जिस चीज का मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ, वो चीज मैं मार्केट में कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाऊँ, बल्कि कंपनी का मेन फोकस ये होना चाहिए कि कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट किस प्रोडक्ट की है, मैं उस चीज का प्रोडक्शन करूँ। जिस प्रोडक्ट की कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना की कंपनी की जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये चार मार्केटिंग के सिद्धांत हैं एलाइटन मार्केटिंग के। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है वो कंपनी को रियल प्रोडक्ट और मार्केटिंग इंप्रूवमेंट की ओर बात कर रहा है। तो कि प्रोडक्ट में भी इंप्रूवमेंट करना है और मार्केटिंग जो कंपनी पॉलिसी फॉलो करिए उसमें भी क्या करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो इनोवेटिव मार्केटिंग की नई नई चीजें आपको लेके आनी चाहिए मार्केटिंग में भी, और अपने प्रोडक्ट में भी नए नए फीचर ऐड करने चाहिए, इनोवेशन का काम कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखिए बैंकिंग और इंश्योरेंस किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले कह रहा है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसका मेन काम क्या होता है कि कोई भी यू कह लीजिए कि सीड की या फिर कोई भी एनिमल्स की ब्रीडिंग को इम्प्रूव करना, जिससे कि बेटर क्वालिटी का सीड और बेटर क्वालिटी की एनिमल्स
हमें मिल पाए। तो ये प्राइमरी सेक्टर है, ब्रीडिंग पर काम करता है, जेनेटिक इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से या प्राइमरी सेक्टर से इनपुट लेती है एज रॉ मटेरियल, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करके क्या करती है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करती है। उसके बाद में नेक्स्ट ये करा है टर्चरी इंडस्ट्रीज। टर्चरी इंडस्ट्रीज को हम सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोल देते हैं, जैसे कि बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फाइनेंस हो गया। तो ये सारी क्या है, टर्चरी इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ही आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन ने हमें पूछा कि बैंकिंग और इंश्योरेंस किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस जो है वो सर्विस सेक्टर में आती है, मतलब कि टर्चरी इंडस्ट्री है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टाफ अथॉरिटी वर्केज। तो ये जो क्वेश्चन बात कर रहा है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि स्टाफ अथॉरिटी कैसे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आगे 5 टाइप का होता है। कौन कौन से 5 टाइप का होता है, देखिए। एक होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर मतलब कि सुपीरियर, उसके नीचे सबऑर्डिनेट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट। उसके बाद में सेकंड टाइप का होता है लाइन एंड स्टाफ। उसके बाद में एक होता है फंक्शनल। जो फोर्थ होता है प्रोजेक्ट, और फिफ्थ होता है मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, लाइन एंड स्टाफ की बात कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनके साथ एक एक स्टाफ लगा दिया जाता है। इस स्टाफ का मेनली काम क्या होता है, ये लाइन का जो एम्प्लॉइज हैं, लाइन के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, इनको एडवाइज टाइम टाइम पर एडवाइस देने का काम करते हैं। वो उस एडवाइस को मानना है, फॉलो करना है, नहीं करना है, ये कंप्लीटली लाइन के जो मैनेजर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, स्टाफ क्या करेगा, इनको एडवाइस देने का काम करेगा। तो स्टाफ अथॉरिटी कैसे काम करती है, कह रहा है एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर, मतलब ये लाइन में काम करने वाले लोगों को क्या करता है, एडवाइस देने का काम करते हैं। तो स्टाफ अथॉरिटी वर्क एज एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले बोला ई कोडिंग। ई कोडिंग का मतलब क्या होता है कि मैसेज का जो सेंडर है उसके माइंड में कुछ भी है कि वो कुछ भी कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो उसको वो किसी एक मतलब कि रूप में डालेगा, जैसे कोई पिक्चर के थ्रू या कोई लेटर लिखेगा, कोई मेल लिखेगा, उसको वर्ड में ट्रांसलेट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ई कोडिंग। चैनल। चैनल क्या होता है, जिस मीडिया को यूज करके उस मैसेज को फॉरवर्ड किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, तो वो चैनल हो गए, मीडिया चैनल्स हो गए। मतलब रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव करेगा और उसकी डिकोड करेगा उसको, मतलब कि उसको समझने की कोशिश करेगा जिस वे में सेंडर ने उसको सेंड किया है। उसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है वो मेजरमेंट। तो मेजरमेंट टाइप की कोई भी और कम्युनिकेशन प्रोसेस में एलिमेंट नहीं होता। ये तीनों कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट है, लेकिन मेजरमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टनरशिप डीड जनरली डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है, नेम ऑफ द फर्म, ये पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होता है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ फर्म, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, ये तो पार्टनरशिप फर्म और एम्प्लॉइज के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप डीड का एलिमेंट नहीं है ये। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, की बिजनेस कितने टाइम तक कंटिन्यू करेंगे, ये पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड किया जाता है। प्रोसीजर फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब कि फर्म को हम जब डिजोल्यूशन करेंगे तो कैसे उसको डिजोल्यूशन करेंगे, मतलब फर्म को बंद कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो ये तीन तो हैं पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप डेट के एलिमेंट्स। लेकिन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ फर्म ये पार्टनरशिप डेट का कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है इनविजिबल इन
द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर टू, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर एक टर्म यूज किया जाता है इनविजिबल। तो इसका मीनिंग क्या है? गुड्स ट्रांजेक्शन, देखिए गुड्स ट्रांजेक्शन तो क्या होती है, विजिबल होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो ये इनविजिबल तो नहीं है। सर्विस ट्रांजेक्शन, सर्विस ट्रांजेक्शन क्या होती है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती सर्विसेज, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल आइटम्स बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्विस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कैपिटल ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन क्या होता है कि किसी दूसरे कंट्री में ओनरशिप का चेंज हो जाना, जैसे कि किसी का दूसरे कंट्री में जाके शेयर्स बॉन्ड्स या कोई लोन ले लिया या लोन दे दिया, तो इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है जिससे क्या होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज किसी कंट्री के इफेक्ट होते हैं, तो वो सारी किस्में आती है कैपिटल ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड होती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है, ये तो एक टाइप से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि वो अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, नई नई किस किस टाइप की पॉलिसीज को फॉलो करके एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई कंपोनेंट या पार्ट नहीं है, ये तो क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी का एक पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है 129, ये कह रहा है एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू इम्प्रूव द राइट एंड पावर ऑफ बायर इन रिलेशन टू सेलर। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी और सिटीजन का एक मूवमेंट है, एक आंदोलन, जो क्या करता है, राइट और पावर, बायर के राइट और पावर है सेलर के कंपैरिजन में, उनके लिए काम कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं राइट एंड पावर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर के लिए काम करना, कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड हो, फेयर प्राइस में प्रोवाइड हो। इन्वायरमेंटलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट के लिए काम करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को इस टाइप से यूज करना, यूटिलाइज करना प्रेजेंट में, ताकि वो फ्यूचर में भी अवेलेबल रहे। और सिटीजनशिप क्या है, ये तो किसी पर्सन का एक स्टेटस है जो इस कंट्री के अंदर जिस कंट्री में रह रहा है, जिसके अंदर उसके राइट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, वो सिटीजनशिप होती है। तो जो गवर्नमेंट एजेंसी और जो सिटीजन कंज्यूमर के या बायर के राइट और पावर को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 130, क्वेश्चन 130 क्या कह रहा है, ए टेम्परेरी प्राइसिंग इन विच कंपनी सेल प्रोडक्ट बिलो द लिस्ट प्राइस एंड सम टाइम इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल। कह रहा है एक टेम्परेरी प्राइसिंग जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को उसके लिस्ट प्राइस से कम प्राइस में सेल करती है, और कई बार तो क्या करती है, कॉस्ट से भी कम प्राइस में सेल करती है, ताकि शॉर्ट रन में वो क्या कर सके, अपनी सेल को इंक्रीज कर सके। तो उस प्राइसिंग को हम क्या बोलते हैं? तो एक इसके अंदर ये बोला प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होता है कि कोई जैसे कि स्पेशल सिचुएशन, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई स्पेशल डे आ गया, उस डे के ऊपर अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए कस्टमर को क्या करना, डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करवाना, प्राइस में कमी कर देना, प्राइस को डिक्रीज कर देना, वो प्रमोशनल प्राइसिंग है। टेम्परेरी प्राइसिंग क्या होता है, प्रमोशनल प्राइस को जो किसी स्पेशल सिचुएशन पर ही होती है, तो प्रमोशनल प्राइसिंग को टेम्परेरी प्राइसिंग भी बोल देते हैं। फ्री ऑन बोर्ड एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग। एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्री तक के, अपनी फैक्ट्री से तक के सारी कॉस्ट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोड्यूसर उठाएगा, और उसके बाद के सारे जो खर्चे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का है, उसका ट्रांजिट का इंश्योरेंस है, वो सारे खर्चे किसको उठाने पड़ेंगे, बायर को। तो मतलब कि फ्री ऑन बोर्ड मतलब कि फैक्ट्री तक की जो कॉस्ट है वो प्रोड्यूसर को लगेगी, और उसके बाद की जो कॉस्ट है वो बायर को लगेगी, तो इसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन प्राइसिंग। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग का मतलब है कि अलग अलग ज्योग्राफी कल लोकेशन के अकॉर्डिंग प्राइसेस को अलग अलग डिसाइड करना। तो क्वेश्चन हम क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेरी प्राइसिंग जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट प्राइस और
कई बार क्या करती है, कॉस्ट से भी कम प्राइस पर बेचती है ताकि वो शॉर्ट रन में अपनी सेल को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग बोलते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। इसी टाइप से हम 10 क्वेश्चंस करके पीवाई क्वेश्चन जो है स्टेट में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।